आज मैं आप लोग को क्लास 10th का वास्तविक संख्या सबसे पहला चैप्टर है, जिसका वेटेज 4 से 5 नंबर है एग्जाम में। आज मैं आप लोग को पूरा शुरू से लेकर के लास्ट तक वास्तविक संख्या का कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूं। आइए एग्जाम से पहले इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। सबसे पहले वास्तविक संख्या। अब समझिए, संख्या जितने भी है ना, उसमें एक आते हैं वास्तविक संख्या, एक आते हैं काल्पनिक संख्या पूरे संख्याओं में। तो वास्तविक संख्या यहाँ आप लोग में है, तो वास्तविक संख्या पहले समझते हैं। वास्तव में जो संख्या हो, जिस संख्याओं को नंबर लाइन पर प्रदर्शित कर सकते हैं, नंबर लाइन समझ गए ना, जिसे संख्या रेखा। आप एक चीज बढ़े होंगे, जिसे एक नंबर लाइन है, ये क्या है? संख्या रेखा। संख्या रेखा, ये संख्या रेखा जो है ना, वो वास्तविक संख्या का ही है। वास्तविक संख्या वो सारी संख्याएं होंगी जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सके। अब समझ गए? इसमें क्या होता है, बीच का जीरो अगर बाईं ओर लिखेंगे तो निगेटिव इनफाइनाइट, और दाईं ओर लिखेंगे तो पॉजिटिव इनफाइनाइट। अब इन सब के समुच्चय को ही वास्तविक संख्या कहा जाता है। अब इस वास्तविक संख्याओं को दो अलग अलग पार्ट में बांटा गया, पहला परिमेय, दूसरा अपरिमेय। पहला जो है इसका है परिमेय संख्या, जिसको हम लोग वास्तविक संख्या का दो भाग कहे थे, दो पार्ट कहे थे, जिसमें पहला जो था वो परिमेय संख्या। कौन सा संख्या? परिमेय संख्या। इसको कहा जाता है रेशनल, RATIONAL, रेशनल नंबर, NOL यानी कि नंबर हो चुका। दूसरा जो है अपरिमेय संख्या, जिसको कहा जाता है इरेशनल, IRRATIONAL, इरेशनल नंबर। अब ये दो चीज समझ गए। इन्हीं दोनों के बारे में हम लोग को इस चैप्टर में सबसे ज्यादा फोकस करना और इन चीजों को पढ़ना है। अब ये समझ गए। अब इसका अगर इनके बारे में आप पढ़ना चाहे पहले, इससे ये जो टॉपिक पढ़ा रहे थे बता दिया आप लोग को, वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय। उसके बाद जो आता है ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसके बारे में जानते हैं। इससे ना HCF निकाला जाता है, दो संख्याओं का HCF निकाला जाता है। जैसे आप समझिए, पहले हमने कह लिया N1, ये N1 जो है वो पहली संख्या है, N1 पहली संख्या है और N2 दूसरी संख्या है, जिनको यहाँ हम लोग A और B लिख लेते हैं। अब आप समझिए, पहले A बड़ा होगा B से। A क्या है? बड़ा है B से। इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला जो होता है A बराबर BQ प्लस का R। ये A हो जाएंगे भाज्य ये भाजक भागफल, और ये हो जाएंगे शेषफल, ये शेष हो जाएंगे। अब इसी चीज को ना इस तरह से रिप्रेजेंट में किया गया है। जैसे अब यहां समझिए, सबसे पहले एक संख्या ले लेते हैं। A को हमने मान लिया और B को मान लिया 35। बड़ा कौन है? 42। छोटा कौन है? 35। अब इसको आप देखिए, 42 अगर है तो हमने कह लिया 42 बराबर B है 35। तो 35 में किस संख्या से गुना करेंगे? तो 1 से ही गुना करेंगे। तो 35 गुने का 1 35 हो जाएंगे। कितना अधिक है? तो 7 अधिक है। क्या अभी तक शेष 0 हुआ? ये शेष 0 के बराबर हुआ नहीं ना। जब नहीं होंगे तो फिर इसके बाद और रिपीट करेंगे। तो यहाँ अब जो आ जाएगा दूसरा, इसमें ये जो आ जाएंगे 35 कहाँ आ जाएंगे? जो भाजक थे वो भाज्य के रूप में आ जाएंगे। तो 35 यहाँ आ जाएंगे। यहाँ जो था B वो यहाँ अब आ जाएंगे। कब? जब R 0 के बराबर नहीं होगा तब। तो R 0 के बराबर नहीं हुआ तो भाजक जो होंगे वो भाज्य के रूप में आ जाएंगे। तो रिमाइंडर कहाँ पे आ जाएगा? भाजक के रूप में। कोशेंट कोई दूसरा हो जाएगा, यानी कि भागफल कोई दूसरा हो जाएगा, और रिमाइंडर कोई दूसरा हो जाएगा। R1 या R2 कुछ भी आप ले सकते हैं, लेकिन दूसरा शेषफल हो जाएंगे। जैसे यहाँ देखिए, अब ये 35 यहाँ आ चुका है, तो 7 कहाँ आ जाएगा? 7 यहाँ आ जाएंगे। तो 7 गुने का 5, 7 पंचे 35। अब शेष बचा क्या? तो शेष बचा किसके बराबर? 0 के बराबर। अब शेष 0 के बराबर हो गया, तो इनका HCF जो होंगे, इन दोनों संख्याओं का HCF, जो होंगे वो किसके बराबर हो जाएंगे? जो उस टाइम में भाजक होंगे वही हो जाएंगे इसका HCF। यानी कि 42 और 35 का HCF किसका? जिसे अगर समझिए, यहाँ इसको लिखा जाता है HCF किसका? तो 42, 35 वो किसके बराबर हो जाएंगे? तो 7 के बराबर। इसका यही आंसर हो जाएगा। अब आप समझ गए ना इसमें क्या था? एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। A बराबर BQ प्लस का R। ये R कब है? 0 के बराबर अगर नहीं हो तो फिर से रिपीट कर लेंगे। तो B कहाँ आ जाएगा? भाज्य के रूप में आ जाएगा। R कहाँ आ जाएगा? भाजक के रूप में आ जाएगा। यहाँ भागफल कोई दूसरा हो जाएंगे, यानी संख्या कोई और हो जाएंगे, या कुछ वही संख्या हो, लेकिन यहाँ वो चेंज कर जाएंगे और फिर शेषफल भी चेंज हो जाएगा। यदि जब तक शेषफल 0 के बराबर नहीं होंगे तब तक यही प्रोसेस करते जाएंगे। जब शेषफल 0 के बराबर हो जाएगा तो वहां जो भाजक होंगे, जिस कंडीशन में शेषफल 0 के बराबर हुआ, वहां जो भाजक होंगे वही उन दोनों संख्याओं का HCF हो जाएंगे। ये समझ गए ना आप लोग? चलिए आगे के टॉपिक पे फिर बात करते हैं।
उसमें ये दो क्वेश्चन है जिनको हम लोग को यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से एचसीएफ याद करना है। अभी जस्ट आप लोगों को कहे थे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये कंडीशन हम लोग को फुलफिल करना था। तो ये क्या होंगे, आपको कहते ए बड़ा होगा किससे, तो बी से। ए बड़ा होगा बी से, तो ए को हम लोग भाज्य कर देंगे। इन दोनों में बड़ा कौन है, पहला क्वेश्चन जो है इसमें बड़ा कौन है, तो 225 बड़ा है किससे, 135 से। इसको ए मान लीजिए, ये क्या हो जाएंगे, पहले कंडीशन में बी हो जाएंगे। आप लिखेंगे 225 ए बराबर बी क्यू प्लस का आर, यहाँ बी कितने हो जाएंगे 135, 135 दो कर लेंगे तो 270 हो जाएंगे, जो इससे अधिक हो जाएंगे, यहाँ एक ही रह जाएंगे। अब शेष कितना बच चुका है, यानी कि आप जानते हैं ना ए बराबर बी क्यू प्लस का आर। अब शेषफल कितना हो जाएंगे, तब 90 हो जाएंगे, यहाँ 90 लिख लीजिए। अब आइए, क्या यहाँ आर 0 के बराबर हुआ, क्या आर 0 के बराबर नहीं हुआ। अब फिर क्या करेंगे, तो फिर जो है आपका भाजक वो भाज्य के रूप में आ जाएगा, 135 यहाँ आ जाएंगे और फिर शेष यहाँ आ जाएंगे 90, तो 90 गुने 2 फिर ज्यादा हो जाएगा, तो किससे गुना करना होगा, सिर्फ 1 से ही। अब यहाँ शेषफल किसके बराबर आ जाएंगे, 45। क्या ये शेषफल अभी भी 0 के बराबर है ना, है क्या, नहीं है ना, 0 के बराबर नहीं हुआ, तो फिर एक बार और रिपीट कर लेंगे इसको। अब 90 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएंगे। अब यहाँ शेषफल यहाँ आ जाएगा 45, 45 गुने का 2 90 हो जाएंगे ना, शेष कितना आ चुके हैं 0, ये आर किसके बराबर हो चुका, 0 के बराबर। अब बताइए इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। हमने कहा था जब शेषफल यानी कि आर 0 के बराबर हो जाए, उस कंडीशन में जो भाजक होगा वही क्या कहलाएंगे, एचसीएफ कहलाएंगे इन दोनों संख्याओं का। यही था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इनसे हमने पहला क्वेश्चन का निकाल लिया। अब देख लीजिए दूसरे क्वेश्चन का, पहला क्वेश्चन का हम लोग आंसर निकाल लिए, दूसरे क्वेश्चन का पहले क्या डिसाइड करना है, ए कौन होगा और बी कौन होगा। यहाँ बताइए ए कौन होगा और बी कौन होगा। तो ए आप पहले जानते हैं, कुछ और भी नाम ले सकते हैं। ए बड़ा होता और बी क्या होता है, छोटा होता है। ए के जगह पे कौन आ जाएगा 420 और बी के जगह पे 120। अभी आप पढ़े थे ए बराबर बी क्यू प्लस का आर, ए कितने हो जाएंगे 420, बी हो जाएंगे 130। अब 130 दिया 390 और 4 कर लेंगे तो 520, बहुत बड़ा हो जाएगा। एक 330 या हो जाएंगे 390 और 390 प्लस का 30 किसके बराबर हो जाएंगे, 420 के बराबर। क्या यहाँ आर 0 के बराबर हुआ, सबसे पहले 0 के बराबर अभी नहीं हुआ, तो फिर क्या आ जाएंगे 130 यहाँ आ जाएंगे, तो शेषफल फिर भाजक के रूप में आ जाएंगे। अब 30 में किससे गुना करेंगे, तो 30 के टेबल में कहीं 130 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना। 30 चौका 120, बचा कितना शेष 10। क्या ये शेष अभी भी 0 के बराबर है, नहीं है ना। तो फिर आगे रिपीट किए, तो फिर 30 यहाँ आ चुका है और 10 यहाँ आ जाएंगे। 10 गुने का 3, 30 प्लस का 0, यहाँ शेष किसके बराबर आ चुका, 0 के बराबर। जब तक शेष 0 के बराबर ना हो तब तक इस चीज को बार बार रिपीट करना है। किस चीज को रिपीट करना है, तो भाज्य वो हो जाएंगे जो भाजक रहे होंगे, शेषफल जो होंगे वो भाजक के रूप में आ जाएंगे और फिर शेष अगला आ जाएगा। इस तरह का इन चीज को रिपीट करना। अब शेष 0 के बराबर हो गया, उस कंडीशन में यही ना भाजक है, यही भाजक क्या कहलाएंगे, एचसीएफ कहलाएंगे किन दोनों संख्याओं का। तो आप जानते हैं 420 और 130 का वो किसके बराबर हो जाएंगे, 10 के बराबर। यही इसका आंसर था। अब आप समझ गए ना यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय से हम लोग कैसे इस चीज का वैल्यू निकालते हैं। हम लोग यूक्लिड प्रमेय का विधि पढ़ लिए थे। अब इसी तरह से आता है एचसीएफ निकालना, किससे, एक तो वो चीज समझ ली, दूसरा जो होता है वो होता है गुणनखंड विधि, यानी कि इसी को कहा जाता है प्राइम फैक्टर मेथड, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होता है, या गुणनखंड विधि क्या होता है समझिए। पहले समझ लीजिए अभाज्य क्या होता है। अभाज्य यानी कि जिन संख्याओं को हम टुकड़ा में ना बांट सके, जैसे समझिए जिन संख्याओं को यह भी कहा जा सके एक और स्वयं के अलावा किसी और से ना कटे, तो क्या कहलाएंगे, अभाज्य संख्याएं कहलाएंगे। जैसे समझिए एग्जाम्पल में 2 है, 2 सबसे छोटा अभाज्य संख्या है और सबसे छोटा भाज्य संख्या भी है। 1 और 2, क्या 1 और स्वयं को छोड़ करके ये 2 किसी और से कटने वाला है, नहीं ना कटने वाला है। अब देखिए 3 है, तो 3 भी 1 और 3 के अलावा किसी और से नहीं। क्या 5 है, आप देखिएगा 5 भी 1 और 5 के अलावा किसी और से नहीं कटने वाला। अब यहाँ एक चीज और ध्यान दे लेते हैं, ये सबसे छोटा अभाज्य संख्या, सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या कहलाएगा, 2 कहलाएगा। अगर आपसे ये भी पूछ दे सबसे छोटा समभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या कौन होगा, तभी वो 2 होगा, क्योंकि इसके बाद कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या है ही नहीं। यही एक 2 है जो सम संख्या रहते हुए भी अभाज्य संख्या है, इसके बाद कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। और सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या 3 है, और बड़ा का तो बात ही छोड़ दीजिए, इन सब में विषम में। ये समझ गए, यानी कि अभाज्य संख्या वो संख्याएं होंगी जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से ना कटे, ये समझ गए। अब आप समझते हैं, पहले देखिए 15 है और 20 है,
दो संख्या है, इनका अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग HCF निकालते। क्या निकालना है? HCF। सबसे पहले यहाँ देखिए 15 है, 15 को अगर अभाज्य करेंगे तो यहाँ लिख लीजिए 15 है, एक से यहाँ 3 से लगाते, 3 पंचे 15, क्या 5 का टुकड़ा, एक से लगाएंगे तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। यहाँ कह लिए 3 गुने का 5, ये 20 है, तो 20 को पहले 2 से तो 10, फिर 2 से तो फिर 5, क्या ये दोनों सब अभाज्य संख्या में आ चुके हैं ना। आप कह लिए 2 का पावर 2 गुने का 5। 2 का पावर 2 क्यों लिखे? क्योंकि 2 यहाँ 2 बार है, इसलिए 2 का पावर 2 लिख लिए। अब हमें HCF निकालना है। HCF निकालना है। HCF पहले होता क्या है? HCF वह सबसे बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। इसका अर्थ ये बड़ी संख्या इन सब के को काटने वाला संख्या होगा, दोनों संख्याओं को काटने वाला एक ही ऐसा संख्या होगा, और वो क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। ये एक भी ऐसा है जो 15 को और 20 को काट सकता है, इसके बाद 3 नहीं काट सकता, लेकिन 5 जो है वो इनको भी और इनको भी काट सकता है। अब यहाँ एक चीज समझ लीजिए, HCF हमको निकालना था, तो हम देख लिए अभाज्य संख्या कितने आपको दिख रहे हैं? एक 2 दिख रहे हैं, एक 3 दिख रहे हैं और एक 5। 3 ही तरह के अभाज्य संख्या दिख रहे हैं ना, 2, 3 और 5। अच्छा, HCF में ना सबसे छोटा पावर लेते हैं। कौन सा? तो सबसे छोटा पावर किसका? किसका? तो अभाज्य संख्या का। क्या यहाँ देखिए, तो 2 का इन दोनों में कौन सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन होगा? 2 का कितना यहाँ पावर हो सकता है? यहाँ तो 2 का पावर 2 है, लेकिन यहाँ जो होंगे 2 का पावर 0 होगा, यानी कि कोई संख्या का पावर 0 हो तो उसका वैल्यू किसके बराबर? 1 के बराबर। यहाँ 2 का पावर 2 है, लेकिन यहाँ 2 का पावर क्या हो जाएंगे? 0। आप कह लेंगे HCF में सबसे छोटा पावर लेते हैं, तो 2 का सबसे छोटा पावर 0 हो जाएगा। अब बताइए 3 तो यहाँ है, 3 के पावर 1 है, लेकिन यहाँ जो होंगे वो 3 का पावर क्या होगा? 0। यहाँ भी 3 का पावर क्या हो जाएगा? सबसे छोटा लेंगे तो 0। अब यहाँ भी 5 का पावर 1 और यहाँ भी 5 का पावर 1। क्या 5 का पावर सबसे छोटा कौन है? तो दोनों जगह 1 1 है, तो 1 ले लिए। अब इसको अगर गुना किए तो क्या आ चुका है? तो 5 का पावर 1। यही इसका क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। अब इसी में समझ लीजिए LCM कैसे होता है। LCM में HCF में सबसे छोटा पावर और LCM में सबसे क्या बड़ा पावर होगा? किसका? अभाज्य संख्या का। लेकिन कितने तरह के अभाज्य संख्या आपको दिख रहे हैं? तो 2, 3 और 5। 2 दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं, 5 दिख रहे हैं। अब 2 का सबसे बड़ा पावर यहाँ तो 0 है, यहाँ लेकिन 2 का पावर 2 है। 3 का सबसे बड़ा पावर यहाँ तो 0 है, लेकिन 3 यहाँ का पावर 1 है। और 5 का सबसे बड़ा पावर 1 ही है, यानी कि 4 गुने का 3, 12, 12 पंचे 60, ये क्या आ जाएंगे? LCM। इतना चीज आप समझ गए। LCM 60 आ गया, HCF 5 आ गया। ये HCF जो होंगे ना वो दोनों संख्याओं में होंगे, दोनों संख्याओं में निहित होंगे, 15 में भी होंगे और 20 में भी होंगे। लेकिन LCM जो होंगे, LCM में ये दोनों संख्याएं, LCM जो होगा जिनको ये दोनों संख्याएं काट देंगी। अब ये समझ गए LCM का, यानी कि ये जो था वो गुणनखंड विधि था, जो अभाज्य गुणनखंड विधि था, इससे हम लोग LCM और HCF निकाल लिए। अब इसमें एक चीज और जान लीजिए, इसको साफ कर लेते हैं। देखिए N1 पहली संख्या, N2 दूसरी संख्या, ये बराबर जो होता है LCM गुने का HCF, यानी कि पहली संख्या गुने का दूसरी संख्या बराबर जो हो जाएंगे वो LCM गुने का HCF। इसको समझाते हैं कैसे। देखिए 15, N1 15 है, N2 कितना है? 20 है, LCM कितना है? 5 है, और यहाँ LCM 5 और LCM नहीं, HCF 5 है और LCM कितना है? 60 है। अब देखिएगा 20 दिया, 5 5 15 कर गया ना, यानी कि 1 और 1 के बराबर। ये प्रूव हो गया ना, जो N1 गुने का N2 बराबर LCM गुने का HCF। अब आते हैं इस पे 2 क्वेश्चन और देख करके इसको पूरी समझ लेते हैं। देखिए कंसेप्ट तो समझा दिए थे, अब उस पे 2 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आसान सा ले लिए, 6 और 20। यहाँ क्या निकालना है हम लोग को? HCF और LCM निकालना है, 2 चीज निकालना है। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो 6 का करते हैं, तो सबसे छोटी संख्या क्या होंगे? 1। अब 1 से भाग देंगे तभी तो वही फर्क पड़ेगा, उससे बड़ी कर लिए 2, 2 3 6। ये 6 का जो आ चुका है, आपने कहा 2 गुने का 3, ये 2 भी अभाज्य संख्या है ना, और 3 भी अभाज्य संख्या, यहाँ पावर 1 होंगे और यहाँ भी पावर 1 होंगे। अब चलते हैं 20 का। 20 का देखिए 2 का हो जाएंगे 10, फिर 2 से 5, ये सब अभाज्य आ चुके हैं, यानी कि 20 के हो जाएंगे 2 का पावर 2 गुने का 5 का पावर 1। हमने कहा था अगर LCM हमें निकालना है तो सबसे बड़ा पावर, तो सबसे पहले बड़ा पावर किसका लेंगे? पहले ये चेक कर लेंगे कितने तरह के अभाज्य संख्याएं हैं। एक 2 है, एक 3 है और एक 5 है। तो 2 का LCM में सबसे बड़ा पावर क्या लेते हैं? बड़ा पावर किसका? अभाज्य संख्या का। तो 2 का सबसे बड़ा पावर 2, 3 का सबसे बड़ा पावर, इन दोनों में देख लीजिए 1, और 5 का सबसे बड़ा पावर 1, यानी कि ये LCM इसके आ चुके हैं। 4 के 12 पंचे 60 आ जाएंगे। लेकिन अब आप समझिए, अगर HCF जब हम लोग लेंगे तो HCF में क्या करते हैं? सबसे छोटा पावर लेते हैं। तो सबसे पहले 2 का सबसे छोटा पावर क्या है? यहाँ 2 का पावर 2 है, पहले तो अभाज्य संख्या लिख लीजिए, 2 3 और 5।
तो 2 का सबसे छोटा पावर जो दोनों में हो, यहाँ तो 1 यहाँ 2 है तो 2 बड़ा या 1 बड़ा, तो 2 बड़ा और 1 छोटा, तो छोटा ले लिए 1। 3 का सबसे छोटा पावर, यहाँ 3 का पावर 1 है और यहाँ 3 का पावर क्या होंगे, अगर होंगे तो 0 के रूप में होंगे तो 0। यहाँ 5 का पावर 1 है लेकिन यहाँ नहीं होंगे तो 5 का पावर 0 के रूप में, यहाँ 0। किसी भी संख्या का पावर यदि अगर 0 हो तो वैल्यू किसके बराबर, 1 के बराबर, तो 2 गुने 1 गुने 1 किसके बराबर हो जाएंगे, तो 2 हो जाएंगे। अब आप समझ गए जो 6 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे, समझ गए किससे, तो गुणनखंड विधि से, यानी कि फैक्टर मेथड से। अब दूसरा क्वेश्चन है 120 और 50, ये आप लोग निकाल करके इनको आप लोग मैसेज कर दीजिए इसका वैल्यू। अब जो टॉपिक है वो है परमेय और अपरमेय। पहले परमेय के बारे में कुछ बता दिए थे, जो परमेय और अपरमेय किस से आता है, वास्तविक संख्या से आता है। अब समझ लेते हैं परमेय क्या होता है। जिन सभी संख्याओं को किसके रूप में, तो पी बाई क्यू, ये पी क्या होगा, अंश होगा, आप लोग जानते हैं ना, और ये क्यू क्या होगा, तो हर होगा। लेकिन यहाँ क्यू नॉट इजकल टू 0, यानी कि क्यू 0 के बराबर न हो, एक चीज। फिर आप समझिए, और पी और क्यू दोनों क्या हो, पूर्णांक यानी कि इंटीजर। पूर्णांक यानी कि इंटीजर, पहले तो आप लोग ये नहीं समझ पाते होंगे इंटीजर क्या होता है। इंटीजर वो सारी संख्याएं होंगी, यानी कि पूर्णांक वह सारी संख्याएं होंगी। पहले पूर्ण संख्या जानते हैं ना, 0 और काउंटिंग नंबर यानी कि गिनती की संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि पूर्ण संख्या का प्लस वैल्यू ऋणात्मक और धनात्मक मान को ही हम लोग पूर्णांक कहते हैं। यानी कि पूर्ण संख्या का ऋणात्मक वैल्यू और धनात्मक वैल्यू दोनों का सेट बना ले, उससे क्या आएंगे, पूर्णांक आएंगे। अब समझ गए, तो पूर्णांक यानी कि पी और पी दोनों क्या हो, पूर्णांक हो, ये चीज समझ गए। अब आते हैं अपरमेय संख्या में, ये भी पी बाई क्यू के रूप में होगा। यहाँ भी क्यू नॉट इक्वल टू 0 होंगे, लेकिन पी और क्यू में दोनों में से कोई एक पूर्णांक नहीं होंगे। पूर्णांक नहीं होने का अर्थ वो बाद में बताएंगे, यानी कि कोई एक पूर्णांक नहीं होगा, यानी कि अपूर्णांक होगा। या इसको आप समझ लीजिए, जिस संख्याओं का पूर्ण वैल्यू ना आए वो क्या कहलाएंगे, अपरमेय कहलाएंगे। अब ये जो समझ गए, परमेय संख्या में दो चीज आता है, एक आता है शांत दशमलव, दूसरा आता है अशांत दशमलव। शांत दशमलव का इंग्लिश नाम जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अशांत दशमलव का नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रेकरिंग आप कह सकते हैं डेसिमल है। अच्छा, ये पहले शांत दशमलव क्या होगा, शांत। अब शांत क्या होंगे, तो सबसे पहले हम लोग परमेय संख्या जानते हैं, क्या होगा, पी बाई क्यू होगा। ये क्यू पी क्या होंगे, अंश होंगे, और क्यू क्या होगा, हर होगा। आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए, अब क्यू हर हुआ, इन दोनों में कोई संख्या अगर कॉमन है और कट गया पहले काट लीजिए, नहीं कटा शुद्ध बचा पी बाई क्यू के रूप में, आप यहाँ कहेंगे क्यू जो हो जाएगा हर। अगर ये हर 2 का पावर कोई भी संख्या, यानी कि 2 का पावर हम यहाँ m दे दिए, ये m क्या हुआ, 2 का पावर 1 2 3 4 कुछ भी हो, या 0 भी हो, या फिर 5 का पावर यहाँ कुछ भी हो, जैसे समझ लीजिए n यहाँ दे दिए। ये n जो है वो परमेय संख्या को डिनोट किया या पूर्णांक संख्या को डिनोट किया है। अब यहाँ देख लीजिए, जैसे एक चीज समझिए, पहले एक एग्जाम्पल लेकर के, 3 बटे का यहाँ 24 है। अच्छा, अब पहले 24 पी पे नहीं, पहले 24 करेंगे। देखिए 24 का अगर फैक्टर करें तो आप कह लेंगे 3 से लाया, पहले 2 से आएगा, 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3। आप 24 को लिख सकते हैं 3 बटे का 2 का पावर कितना है, 1 2 3, 2 का पावर 3 गुने का 3 का पावर 1। क्या यहाँ 3 कटने लायक है ना, ऊपर भी 3 नीचे भी 3, तो आप 3 3 से काट लीजिए। इसका जो वैल्यू आया वो 1 बटे का 2 का पावर 3 बचा। अब आप यहाँ देखिए, जो 2 का पावर 3 है, इसके बाद 5 रहता तब भी ये शांत कहलाते हैं। क्या इसके बाद कोई और अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या जैसे 3 7 11 13, इन सब में कोई अभाज्य संख्या है क्या, नहीं है ना। जब ये कोई अभाज्य संख्या नहीं रहेंगे तो वो संख्या क्या कहलाएंगे, शांत दशमलव कहलाएंगे। पहले शांत दशमलव का 2 का पावर 3 है, आप कहिए 1 बट्टे का 8 यहाँ है। अब समझिए 8 में 8 से 1 में भाग दिए, 1 में तो नहीं लगेगा, दशमलव दिए, यहाँ 0 आया। अब 8 से 10 में भाग लग जाएगा ना, कितने से लग जाएगा, 1 से, 8 1 8, यहाँ 8 आया, बचा कितना, 2 आया। अब 2 शेष बचा अभी भी, तो फिर दशमलव है तो 0 यहाँ आ गया, 8 दूनी 16, बचा कितना, यहाँ 4 लिख लिए, फिर 0 आया, और 8 पंचे 40 कट गया। अब देखिए यहाँ पूर्ण रूप से कट चुका है ना, जब पूर्ण रूप से कट जाए दशमलव के बाद उसे ही हम लोग शांत दशमलव कहते हैं। दशमलव के बाद पूर्ण रूप से नहीं कटता तो वो अशांत कहलाता, उस अशांत को भी हम समझाते हैं। इससे पहले 2 एग्जांपल और लेते हैं शांत दशमलव का, रुक लीजिए। ये करीब 5 क्वेश्चन लिखे, इन 5 क्वेश्चन में हमको बस ये चेक करना है कौन शांत दशमलव होगा और कौन अशांत दशमलव होगा। अभी समझे थे, शांत दशमलव वो सारी संख्याएं होंगी जिनके हर या तो 2 या तो 5 या तो दोनों के फैक्टर के रूप में हो, वो शांत कहलाएंगे। इसके अलावा अगर यदि और कोई अभाज्य संख्या आ जाता है तो वो अशांत कहलाता है।
तो यहाँ किसको चेक करना है, हमको हर को चेक करना है। अब यहाँ देखिए 15 है तो 3 गुने का 5 है। अब समझिए, लेकिन यहाँ हमने कहा था अगर 2 या 5 या इन दोनों में से कोई अगर होता तो, लेकिन यहाँ 3 आ चुका, लेकिन ये 3 तो हट सकते हैं ना, ऊपर जो 6 है आप कह सकते हैं 2 गुने का 3, ऊपर 3 नीचे 3 तो कैंसिल हो जाएंगे ना। इसका वास्तविक वैल्यू अगर आया वो 2/5 आया। अब यहाँ देखिए हर जो है 2 और 5, 2 का पावर तो यहाँ 0 होगा और 5 का पावर 1 है, इसी के फॉर्म में है ना। इसके बाद कोई भी और संख्याएं हैं वो सब तो 0 के रूप में एक ही वैल्यू उनका होगा, ये क्या कहलाएंगे, शांत दशमलव कहलाएंगे। अभी फिर कह रहे हैं एक बार आपसे, शांत दशमलव वो सारी संख्याएं होंगी जिनका हर या तो 2 या तो 5 या 2 और 5 दोनों हो सके, इसके अलावा कोई और अभाज्य संख्या ना हो तो वो सारी क्या कहलाएंगे, शांत दशमलव कहलाएंगे। शांत दशमलव में भाग देने पर, हर से अंश में भाग देने पर दशमलव के बाद पूर्ण अंक यानी कि पूर्ण संख्याएं कट जाती है। जैसे समझिए यहाँ पे अगर 5 से 2 में भाग दिए, नहीं लगा एक बार में भी, तो यहाँ दशमलव दिए 0 आया, 5 चौका 20 कट गया ना। अब ये कह दिए ये शांत दशमलव है, ये रिपीट नहीं ना किया। अब दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, 64/455। ये 455 हम क्या कर लेते हैं, 455 का ही फैक्टर कर लिए। पहले तो 5 से देख लिए, 5 1 5 45 और फिर 5 1 5, क्या ये और कट जाएंगे 13, 7 से कट जाएंगे 13 7 91। अब आप समझिए 5 है 7 है और 13 है, ये चीज देख लिए। हमने कहा था अगर सिर्फ 5 हो या 2 हो, इनके बाद कोई और अभाज्य संख्याएं अगर आ जाएं और वो नहीं कट रहा ऊपर वाली संख्याएं से, तो वो क्या कहलाएंगे, अशांत आवर्ती कहलाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इनको n से डिनोट कर लेते हैं, उनको t से डिनोट कर लेते हैं। यहाँ देखिए ये 343 जो है वो किसका क्यूब है, आप देखेंगे 7 का क्यूब किसके बराबर होता है, 343 के बराबर होता है। अब यहाँ 7 का क्यूब है, ये 2 और 5 तो यहाँ है ही नहीं, तो 7 का क्यूब है, ये 7 ही एक अभाज्य संख्या है, ये पूरी संख्या क्या हो जाएंगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाएंगे। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ 2 5 है और 7 का पावर 5 है, यानी कि 7 फिर एक आ चुका है ना जो अभाज्य संख्या है और 2 और 5 के अलावा है। हमने कहा था 2 5 हो, लेकिन इसके साथ कोई और अभाज्य संख्या हमें नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ आ चुका, ये कौन सा कहलाएंगे, अशांत दशमलव कहलाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कहलाएंगे। अब यहाँ लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 15/1600 है, इन्हें अगर हम लोग बनाए, पहले काटते नहीं है, ये 16 जो है 16 कह सकते हैं ना 2 का पावर 4 और ये 100 है ना, तो आप कह लीजिए 10 गुने का 10। ये 10 जो है ना 2 और 5 से ही बना है ना, ये भी 10 2 और 5 से ही बना है ना। अब यहाँ देख रहे हैं सिर्फ 2 और 5 ही सिर्फ दिख रहा है, ऊपर कटे ना कटे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2 ही 5 यहाँ रह जाएंगे, ये क्या कहलाएंगे, शांत दशमलव कहलाएंगे, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएंगे। अब आप लोग समझ गए होंगे, इसके आगे हम लोग फिर बात करते हैं कुछ चक्कर। अब कुछ चीज और बचा हुआ था जिसको हम लोग शुरू कर लेते हैं। देखिए परमेय अगर के साथ परमेय संख्या का अगर सम या नेगेटिव डिफरेंट ज्ञात करें तो परमेय आएगा। जैसे समझिए 5 माइनस का 2 या 5 प्लस का 2, प्लस माइनस करेंगे तो 3 आएगा और प्लस करेंगे तो 7 आएगा। ये परमेय संख्या ये भी था और ये भी परमेय संख्या था, तो इन दोनों का सम या डिफरेंस क्या आया, परमेय ही संख्या आया ना। आप ये चीज समझ गए, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है। अब समझिए परमेय संख्या का गुणनफल भी परमेय संख्या के साथ करेंगे तो परमेय संख्या ही आएंगे, और परमेय संख्याओं को डिवाइड करेंगे परमेय संख्या से तो परमेय संख्या ही आएगा। परमेय संख्या में कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। अब समझिए परमेय संख्या के साथ अपरमेय का संख्या का सम करे या डिफरेंस करे, अपरमेय ही आएंगे। जैसे समझिए 3 प्लस का रूट का 5, इसको लिखेंगे भी 3 प्लस का रूट का 5 ही लिखेंगे और ये क्या हो जाएंगे, एक अपरमेय संख्या हो जाएंगे। या 3 माइनस का रूट 5 लिखेंगे तभी 3 माइनस का रूट 5 भी एक अपरमेय संख्या ही होगा। लेकिन अब एक चीज समझ लीजिए, यहाँ 3 प्लस गुने का अगर अपरमेय संख्या कर लिए 5, तभी 3 रूट का 5 ये अपरमेय ही आएगा। 3 भागा और रूट का 5 ये अपरमेय संख्या है, 3 रूट 5 नहीं कुछ भी और ले सकते हैं आप, तभी यहाँ 3 अपॉन का रूट 5 ये अपरमेय संख्या ही आएंगे। आप एक चीज समझ गए, परमेय संख्या के साथ अपरमेय संख्या का प्लस करे, भागा करे, गुना करे या घटा, गुना करे या कि भाग करे, तो सब हर हमेशा हर कंडीशन में क्या आएगा, एक अपरमेय संख्या ही आएगा। लेकिन जब दोनों तरफ अपरमेय और प्लस का अपरिमेय हो, यहाँ आइदर और का केस हो जाता है, यानी कि परमेय भी हो सकता है, इसको लिख लेते हैं रैशनल और एक को इरेशनल आई लिख लेते हैं। अब आपको दिक्कत नहीं ना। जैसे समझिए जिसे हम कह दिए 2 प्लस का रूट का 5 और प्लस का 2 माइनस का रूट का 5। अब यहाँ देख लीजिए ये भी अपरमेय संख्या है, ये भी अपरमेय संख्या है। इस कंडीशन में क्या आ चुका, परमेय 2 2 4 आ चुके हैं, जो 4 क्या कहलाएंगे, एक रेशनल संख्या कहलाएंगे। लेकिन यहाँ अगर ये दोनों डिफरेंस अगर होता तो फिर क्या आ जाते हैं, अपरमेय संख्या आ जाती। अब आगे देखिए इसी तरह से गुना में भी आता है, अगर एक रूट 5 है और दूसरा भी रूट 5 अगर है या 3 रूट 5 है, तो यहाँ क्या आ जाएंगे, रूट हट जाएंगे तो यहाँ 5 आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, परमेय। जैसे रूट का 5 है गुने का रूट का
3 है। तो यहाँ रूट का 15 जो हो जाएगा वो एक अपरमेय संख्या हो जाएंगे। तो दोनों कंडीशन यहाँ होगा, परमेय भी हो सकता है अपरमेय भी हो सकता है। कब होगा? अगर दोनों तरफ अपरमेय अपरमेय रहे तब। आप वहां चेक कर लेंगे जो कब परमेय होगा और कब अपरमेय होगा। परमेय तब होगा जब यहाँ कट जाए अपरमेय संख्याएं तो परमेय हो जाएंगी, अगर नहीं कटे तो अपरमेय परमेय हो जाएंगे। गुना करने पर सेम सेम अपरमेय संख्या अगर गुणनफल में आ रहा है तो एक परमेय संख्या हो जाएगा, अगर सेम सेम नहीं आ रहा है तो अपरमेय संख्या हो जाएगा। ये चीज समझ गए? तो आप घटाओ गुना भाग ये चीज समझ गए। अब कुछ समरी देख लेते हैं बहुत शॉर्ट में। हमने क्या सब पढ़ा? पहले वास्तविक संख्या क्या है, तो हमने कहा नंबर लाइन पे जितनी सारी संख्याएं होंगी वो वास्तविक संख्या कहलाएंगी। इसके दो पार्ट थे, एक परमेय एक अपरमेय। परमेय वो सारी संख्या जो p/q के रूप में हो, q नॉट इक्वल टू 0 हो, और p और q दोनों पूर्णांक हो। ये पूर्णांक के बारे में समझ गए, जो पूर्ण संख्याओं का प्लस या नेगेटिव फॉर्म जो होगा वो पूर्णांक कहलाएंगे। इसके बाद अपरमेय का समझे, जो p/q के रूप में हो, जहां q नॉट इक्वल टू 0 हो, लेकिन p और q में से दोनों में से कोई भी कम से कम एक अपूर्णांक हो, यानी कि पूर्णांक न हो। पूर्णांक न हो यानी कि वो रूट वाला हो, और जिसका परफेक्ट रूट वैल्यू ना आए। जैसे देखिए रूट 5 का ये नंबर परफेक्ट रूट नहीं आ रहा है, लेकिन रूट 4 जो हो जाएंगे इसका वैल्यू 2 आ जाएंगे, जो क्या कहलाएंगे? एक परमेय संख्या। ये चीज समझ गए। फिर इसके बाद पढ़े थे यूक्लिड एल्गोरिथम विधि, यानी कि यूक्लिड परमेय विधि क्या था, इसके बारे में पूरा समझ गए थे। इससे हम लोग एचसीएफ निकालते थे। और फिर इसके बाद पढ़े थे अभाज्य गुणनखंड मेथड क्या होता है, इनसे एलसीएम और एचसीएफ निकालते थे। एलसीएम लेने के लिए अभाज्य संख्याओं का सबसे एलसीएम लेने के लिए बड़ा पावर किसका? तो अभाज्य संख्याओं का। पहले कितना अभाज्य संख्या है दोनों में वो संख्याएं लिख करके उनका बड़ा पावर लेंगे, और एचसीएफ में छोटा पावर लेंगे। फिर देख लिया स्थान दशमलव क्या होता है, तो स्थान दशमलव वो होता है जिसका हर जो हो यानी कि क्यू जो हो वो 2 और 5 के फॉर्म में, यानी कि हर 2 और 5 के गुणज के फॉर्म में, यानी दो में से कोई 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, या दोनों भी होंगे, तो क्या कहलाएंगे? शांत कहलाएंगे। अशांत कब कहलाएंगे? जब 2 और 5 के अलावा या ना भी रहे या रहे भी, लेकिन इसके साथ कोई और अभाज्य संख्या आ जाए तो वो क्या कहलाएंगे? अशांत दशमलव कहलाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बहुपद पे अगले दिन देखेंगे इसके बारे में। ठीक था ना? हाँ?